देखो हमारा क्या टॉपिक हो चुका है, उद्देश्य कल हमने क्या पढ़ लिया था, संविधान संशोधन ना, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बताओ? मूल ढांचा है ना, मूल ढांचे का सिद्धांत। उससे पहले संविधान की विशेषताएं, उससे पहले संविधान सभा, उससे पहले संविधान क्या होता है वह लोकतंत्र। इतने टॉपिक हम कर चुके हैं और आपने देखा होगा यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मूल ढांचे से फिक्स क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से तो 100% क्वेश्चन है ना, और उद्देशिका से भी क्वेश्चन आते हैं हम। और अब उद्देशिका से PYQ क्या क्या है वो बता देता हूँ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हुए हैं देखना आपको। पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? 2024 में आया 2 नंबर में। राजनीतिक न्याय मतलब सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है ना, सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपने यहाँ, मतलब 18 साल से ज़्यादा वाले हर व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव में भाग लेगा, भले अमीर हो गरीब हो छोटा बड़ा हो, किस जाति का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला हो पुरुष हो किस धर्म का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखना है। गिव द 5 एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 अवयव क्या होता है, क्या क्या है? न्याय दिया गया है, समानता, समता, ये वो सब लिखेंगे, बताएंगे आपको। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष लिखना है। स्वतंत्रता कितने प्रकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और ये सब क्या क्या पक्ष है स्वतंत्रता के। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को लिखना है। 2017 में आया था कि प्रस्तावना में क्या क्या मान्यताएं हैं, कि न्याय देंगे, समता देंगे, समानता देंगे, सब न्याय लिखाएंगे। आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अरे ये तो यहाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता से क्या तात्पर्य है? ब्रदरहुड, भाईचारे से रहना, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, धर्म के नाम पे नहीं लड़ना, जातियों के नाम पे नहीं लड़ना, ये। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना से क्या समझते हैं आप, या उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या लिखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को। हाँ, क्वेश्चन ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं 2 नंबर में। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कब जोड़ा गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी को पास कर दिया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। बस 2 नंबर में इतना ही लिखना है, ये हो गया काम आपका। अगला, ये पढ़ा रखा है। अगला, संविधान की प्रस्तावना में, अरे यार 1 मिनट, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि उद्देशिका में राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? रिपीट क्वेश्चन हो गया ना। अब आप बार बार क्वेश्चन देखिएगा ना PSC के, तो आपको पता चलेगा बार बार एक ही जगह से क्वेश्चन आते हैं। ये पैटर्न कैसे पता चलेगा? बहुत सारे क्वेश्चन देखने से। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, ये 2 नंबर के 8 क्वेश्चन थे। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखे, 2023 में आया था, 7 नंबर, मतलब आधा पेज है ना। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1990 में आया था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये भी 80 के 90 के दशक में। भारतीय संविधान में दी गई प्रस्तावना का वर्णन कीजिए, 7 नंबर। और भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के बाद की प्रस्तावना लिखिए। क्या जोड़ा गया? सामाजिक आर्थिक और वो आपका पंथ निरपेक्ष धर्म अखंडता और पंथ, ये ना 3 शब्द, बस उसके बाद पूरी प्रस्तावना लिखें। बोले प्रस्तावना याद कैसे करेंगे? बार बार देखो, क्या पढ़ते हो ना वहाँ चिपका लो। ये क्वेश्चन है 7 नंबर के 5। अब 10 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए। मतलब प्रस्तावना में क्या लिखा होगा उसको डिटेल से समझाना, हम समझाएंगे अभी आपको आगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रावधान और महत्व को लिखिए 250 शब्दों में। ये पहले 1994 में 250 शब्द में ऐसा क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्या 200 शब्दों में लिखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 200 शब्दों का है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्श और मूल्यों की चर्चा करना है। ये तो आपको क्या पता चला कि प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, और प्रस्तावना से प्री में भी आएगा। अभी आए कि ना है कि प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, किसने, कितना चलेगा? 3-4 महीने और चलेगा, इतनी बार पूरा पेपर है ये। हाँ, एक पेपर है, फिर इतिहास पूरा, जियोग्राफी है कि जैसे मतलब पॉलिटी में खाली संविधान ही अपने पास। संविधान, पॉलिटी का मतलब क्या है? यही संविधान। हाँ, सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा और पढ़ना है बहुत सारी चीजें। मीडिया की भूमिका क्या है, लोग, हाँ बहुत सारी चीजें। सिलेबस बताए, एक टॉप, ये यूनिट नंबर 1 बहुत मेजर है आपकी पॉलिटी की। उसके बाद आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आएगा, बहुत सारी चीज़ें, और मज़ा आएगा समाज शास्त्र में, इतनी शानदार चीज़ें, लोग आत्महत्या क्यों करते, ये फलाना झुमका, ये बहुत सारी चीज़ें।
है ना। अब अगला देखना है हमें संविधान की प्रस्तावना। ये हमने मूल प्रस्तावना ही दे रखी है, नोट्स में आप देख लेंगे। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, एक बार तो ये क्वेश्चन आया है ना। हम भारत के लोग, वे भारत के लोग, या भारत के लोग, या वह भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हो रही, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिख रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देंगे, न्याय देंगे। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद देंगे विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद देंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कितनी तारीख, 26 नवंबर 1949 को, है ना, एतत् द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा की विषय वस्तु डायरेक्ट ये लिख के आ जाओ, आप सीधा पूरी लिख के आ जाओ। बोले कैसे याद होंगे, 3 4 5 बार देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। प्रस्तावना बोलने में तो ये लिखना है सर। हाँ, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या लिखोगे आप, विषय वस्तु मतलब क्या होता है, कंटेंट क्या उसका, विषय वस्तु मतलब कंटेंट। तो कंटेंट तो यही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए न्याय देंगे, समता देंगे, समानता देंगे, है ना, एक व्यक्ति की गरिमा देंगे, एकता। अब एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा मैं आपको। समता का मतलब क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा क्या होती है ना, क्योंकि 200 नंबर शब्दों में तो आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे बैठे। अब लिखो आप प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हो रही है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से प्रस्तावना लिखेंगे आप, ये शुरू। अच्छा, पहली बात, प्रस्तावना मतलब होता क्या है, प्रिएम्बल, मतलब किसी भी चीज का एक ब्रॉड तौर पर आउटव्यू। जैसे हम देखते हैं ना कुछ कि अभी हमने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया तो पहले सिलेबस बताया था ना आपको कि देखो यहाँ ऐसा होता है, ये होता है। ऐसे ही प्रस्तावना पूरे संविधान का दर्शन है। वो देखते हैं ना, पहली बार आया मैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है, मैं आज जैसे आया बदबू आने लगी, तो आपने प्रस्तावना क्या बनाई, अरे बेकार आदमी यार, क्या पढ़ाएगा। लेकिन मैं अच्छा परफ्यूम डाल के आया, अच्छी खुशबू आ रही, नए कपड़े, और पता चला कि यहाँ आके बोला कुछ भी नहीं, ही हाथ पैर धुज रहे मेरे, तो भी दिक्कत है। प्रस्तावना मतलब व्यक्ति का जो क्या है वो दिख जाना, मतलब दूर से ही वो देख लें। तो हाँ, इंट्रोडक्शन, तो ये प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है ना, समरी है पूरे संविधान में हम क्या देना चाहेंगे। तो प्रस्तावना मतलब क्या होता है, संविधान का इंट्रो दक्षिण। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड क्या रही है, तो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। क्या क्वेश्चन आएगा कि उद्देश्य, ये अभी आया था ना यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया ना कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा, 13 दिसंबर 1946, और 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। वह आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947। कब उद्देश्य प्रस्ताव का बिल रखा, 13 दिसंबर 1946। किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें, है ना। ये उनका प्रैक्टिकल है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में रखा, संविधान सभा के सामने रखा, है ना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। 13 दिसंबर को रखा और 22 जनवरी को पास हो गया, ठीक। अब हम लिखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रस्तावना का ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, अभी आया था ना क्वेश्चन कि प्रस्तावना क्या महत्व है, ठीक।
तो लिखिए आप, मैं तो मतलब लोगों के स्टेटमेंट लिखना है हमें, किस किस व्यक्ति ने क्या क्या बोला इसके बारे में। तो पहला लिखिए के एम मुंशी। कौन बोले हैं? के एम मुंशी। के एम मुंशी लिखिए आप। के एम मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। के एम मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना क्या है? कुंडली है। कुंडली देखते कि नहीं देखते हम? उसके बाद शादी होती है, उसके बाद कुंडली खराब होती है, बनवा लेते बाबा जी, बना देते 50 रुपए में। क्या नहीं हो सकता आज के जमाने में। राजनीतिक कुंडली का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि 36 गुण मिल रहे कि नहीं मिल रहे, 36 में से कितने मिलते, क्या मिलते, कैसे रहेगी, क्या नहीं रहेगी, मंगल है कि नहीं, फलाना है कि नहीं, पूरा ओवरव्यू देख लेते व्यक्ति का। कुंडली क्यों देखते? कि व्यक्ति कैसा रहेगा। देखो ऐसे किसी का अंदर जाके तो झांक नहीं सकते हम, तो बोले क्या करो, बाबा जी से ही पूछ लो। तो पूछते कुंडली, तो ऐसे ही है हमारी प्रस्तावना। क्या है? संविधान की कुंडली है। क्या हुआ? नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? प्री में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा? तो किसने कहा? के एम मुंशी। के एम मुंशी का फुल फॉर्म क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक। अच्छा, अगला लिखिए ठाकुरदास भार्गव। भार्गव नहीं, भार्गव। ठीक। ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव बोला कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है ना। और यह संविधान की आत्मा है व कुंजी। यह संविधान की आत्मा व कुंजी है। आत्मा व कुंजी से एक और क्वेश्चन आता, बताएंगे, है ना। और यह संविधान का आभूषण है। इतनी बातें बोले, यह संविधान का आभूषण है। किसने बोला है सब? आभूषण का मतलब क्या? गहने, है ना, ज्वेलर्स, ज्वेलरीज, है ना। यह एक उचित, है ना, आभूषण। और यह क्या है? यह एक उचित स्थान है। यह एक उचित स्थान है। एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यह क्या उचित स्थान, किसका उचित स्थान है? जहां पर कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। संविधान का मूल्यांकन कर सकता। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी स्टेटमेंट कि के एम मुंशी ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। और ठाकुरदास जी भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, मतलब सबसे वैल्यूबल पार्ट है। और यह संविधान की आत्मा व कुंजी है, और यह संविधान का आभूषण है। यह क्या है? यह एक उचित स्थान है जहां पर कोई भी व्यक्ति संविधान का क्या कर पाएगा? मूल्यांकन कर पाए। देखो, हमने न्याय की बात कर दी, समता समानता की बात कर दी, हमने सारी तो बात कर दी, बंधुता बनाए रखना, फलाना रखना, मतलब पूरे संविधान का क्रक्स लिख दिया हमने। ठीक, किसमें? प्रस्तावना में। और एक और लिखे आप, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, लास्ट है ना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, है ना, कि लंबे समय कि हम ऐसा बनेंगे।
हम सपना देखते हैं ना कि हम पीएचडी में लग जाएंगे, तो ऐसे ही संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना बना के क्या सपना देखा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, कि हमारा संविधान ऐसा होगा। तो ये हो गया प्रस्ताव। 7 नंबर में वायद लिख देंगे आप इसको डिटेल, और इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप कि प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली का मतलब होता है कि हम राजनीतिक कुंडली से जान सकते हैं प्रस्तावना में क्या, संविधान की क्या दिशा रहेगी, क्या रहेगा, फलाना ढिमका ऐसा। तो प्रस्तावना में अभी तक हमने क्या देखा कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। क्या होता है, इंट्रोडक्शन। और प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ होती है, हम भारत के लोग भारत को क्या देते हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न, यहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और अच्छा, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, लिखिए आप, प्रस्तावना का विचार यूएसए, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। कैनबरा। न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगटन। बस 2 ही आती है मुझे। सोच लिया कि दमास्कस। चलो, तो प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना का विचार लिया अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ली ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, और प्रस्तावना के लिए, प्रस्तावना कहाँ से बनी, उद्देश्य प्रस्ताव से निकल कर आई। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 दिसंबर 1946। कहाँ आया था, संविधान सभा के सामने। कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू। अब पास कब हुआ है, 22 जनवरी 1947। और आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना बना कौन, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बोल रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक। और प्रस्तावना का महत्व क्या था, तो 3 लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली प्रस्तावना के बारे में, है ना, खराब बात भी बोली, वो बात भी बताएंगे आगे, प्रस्तावना की आलोचना करेंगे तब। के मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी क्या बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। क्या ये, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किससे क्या होगा, हम देख पाएंगे कि संविधान कैसा रहेगा और क्या रहेगा। उसके बाद हम देखें आपके ठाकुरदास जी भार्गव, इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। इसने इसे संविधान की आत्मा, पूंजी और साथ ही साथ संविधान का आभूषण कहा, जहां पर क्या कर सकते हैं आप, कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं हमारा संविधान कैसा रहेगा। उसके बाद हम देखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये कौन है, ये प्रारूप समिति में भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अब एक क्वेश्चन लिखो आप, प्रोफेसर केटी शाह का सबसे प्रसिद्ध कथन कौन सा है। प्रोफेसर केटी शाह का सबसे प्रसिद्ध कथन कौन सा है, लिखना है आपको। प्रोफेसर केटी शाह का सबसे प्रसिद्ध कथन कौन सा है, प्रसिद्ध कथन, वेरी फेमस कथन कौन सा है उनका। अब लिखिए प्रस्तावना का उद्देश्य। डायरेक्ट आया था ना क्वेश्चन, प्रस्तावना का उद्देश्य लिखना है, तो प्रस्तावना का उद्देश्य, ये हमको लिख कर आना है क्या? हाँ, अरे एक कथन है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या रहता है, पहले तो न्याय देना, तो न्याय उपलब्ध कराना। लिखे आप, न्याय देना। न्याय देना कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब क्वेश्चन आएगा, पता है क्या, न्याय देना। क्वेश्चन क्या आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 प्रकार का, तो 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यह ऐसा आ सकता है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला लिखिए, क्या देना, स्वतंत्रता देना। पहला दिया न्याय, दूसरा दिया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहीं कहीं की देंगे, विचार की,
विचार की स्वतंत्रता है ना, विचार और अभिव्यक्ति, अपना मत रखने की, मतलब अपने वोट की, विचार की, मत की, विश्वास की, किसकी? पहले पढ़ा हुआ है इसमें संविधान में, विश्वास की, सब आया था उसके प्रकार में। ये अलग है। विश्वास की, धर्म की, अभी तो मौलिक अधिकार आएगा उसमें भी आएगा, उपासना की, है ना, उपासना की। न्याय और स्वतंत्रता तीनों से जाएगी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? विचार, मत, विश्वास और धर्म और उपासना की। उपासना मतलब क्या होता है? मिश्रा जी ने बोल दिया सुबह 4 बजे उठ के बिलपत्र चढ़ाओगे भोलेनाथ के तो बिना पढ़े आप पास हो जाओगे, है ना, तो उपासना करना। बोले अब जैनों में होता है संतारा प्रथा या संलेखन विधि। क्या होता है? वो खाना खाना छोड़ देते, पानी पीना बंद कर देते अगर वो मरना चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया कि बोले नहीं, कोई अपने आप को ऐसे नष्ट नहीं कर सकता। क्या है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। आपको जीने का अधिकार है बात समझ। आप चाहो मैं मर जाऊं, नहीं मरने देंगे। सुप्रीम कोर्ट, अगर आप मर गए, फांसी चढ़ने गए आप और बच गए तो क्या होगा? जेल हो जाएगी, आपको केस लग जाएगा आप पे। नहीं मर गए तो मर गए। तो आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार। क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है ना। अगला लिखेंगे आप। और समान स्वतंत्रता, न्याय दिया, स्वतंत्रता दिया। अगला देंगे समानता, पद व अवसर की। सबको क्या देंगे? अच्छा पोस्ट मिलेगा, पद, सबकी वैल्यूएशन है और सबको अवसर मिलेगा, अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे सारे कामों में, सरकारी नौकरियों में, सब कामों में सबको बराबर बराबर अवसर मिले। बोले आरक्षण क्यों मिलता है? वो बताएंगे, मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तब, है ना। बोले पद की समानता तो सबको नहीं मिल रही है, बताएंगे आगे। ठीक, अगला अगला लिखिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता स्थापित करने वाले बंधुता स्थापित करना। बंधुता स्थापित करेंगे, क्या करेंगे? बंधुता स्थापित, बंधुता स्थापित। कौन सी? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। क्या करेंगे? बंधुता स्थापित कौन सी करेंगे? राष्ट्र एक रहे, राष्ट्र अखंड रहे, टूटे नहीं देश, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, और व्यक्ति की, हर व्यक्ति की क्या हो? वैल्यू हो। ठीक है। और अगला लिखो आप, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है। वेरी वेरी मोस्ट है। इसका एक और उद्देश्य क्या है? हम भारत के लोग। क्वेश्चन आएगा कि संविधान को आपकी जो है शक्ति कहां से मिलती है? हमसे, लोगों से। तो लिखे आप, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। पांचवा कुछ नहीं, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। है ना, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एग्जिस्ट इन पीपल्स ऑफ इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? रिया बताओ, संप्रभुता क्या? राष्ट्र की सर्वोच्च। देखो, अपने निर्णय हम लेने के लिए आजाद है। संप्रभुता मतलब ये। हाँ, जैसे हम संप्रभु हो गए। पहले क्या होता, दूसरी कोचिंग में पढ़ाते थे तो उन्होंने बोल दिया, वो करना पड़ता था। लेकिन अब हम संप्रभु है, कब टेस्ट लेना है, क्या करना है, कितने बजे क्लास लगना है, हम क्या हो गए? अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, आजाद हो गए। देखो, आजाद होने के बाद भी आपके निर्णय आप नहीं ले सकते। घर में आप आजाद हो, लेकिन आपके मम्मी पापा जो बोलेंगे वो करोगे। संप्रभु नहीं, लेकिन आपकी नौकरी लग जाएगी, आप संप्रभु बन जाओगे। संविधान का उद्देश्य आपके उसमें सब सारा बनाया है ना। हाँ, संविधान का उद्देश्य। अगला लिखेंगे आप, स्टार्ट ऑफ राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। अब प्रकृति क्या है? संविधान की प्रकृति क्या है? ऐसे ही लिखेंगे रोज। मुझे भी प्रकृति क्या है आपकी? एक तो हम देंगे संप्रभु है। संविधान क्या? राज्य की प्रकृति क्या है? देश की। हम हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब अभी बताया आपको, सॉवरेन मतलब हम आजाद हैं। और क्या है आपका? समाजवादी रहेंगे हम। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, समाजवादी।
और हम क्या रहेंगे, पंथ निरपेक्ष हैं। हम क्या है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। और क्या करेंगे हम, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य इसका मतलब क्या होता है, जनता अपने शासन को चुना सकती है। देश के प्रमुख संवैधानिक रूप से लोगों द्वारा चुने जाएंगे, न कि हायरार्किकल होंगे। ये होता है संप्रभुता, है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब देश का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये बोलते हैं ना हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। संविधान के प्रस्तावना में लिख रखा है कि भारत में हर धर्म का सम्मान है। सरकार किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगी, ना विरोध करेगी। आप हिंदू हो तो बढ़िया मंदिर बनाओ, मुस्लिम हो तो आप मस्जिद बनाओ, क्रिश्चियन हो तो आप चर्च बनाओ, जो मन पड़े वो करो, सिख हो तो आप मतलब ये बनाओ, आपका वो क्या बोलते हैं गुरुद्वारा। भारत सरकार किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन आजकल आपको लग रहा होगा सरकार करती है सपोर्ट, बात अलग है। अगला देखिए आप, ये क्या संविधान की प्रकृति में राज्य की नहीं है? राज्य का मतलब देश। देश काम क्या करेगा, तो हम कैसे रहेंगे, देश का नेचर क्या रहेगा। हम संप्रभु हैं, हम समाजवादी हैं। हम देखो, समाजवादी का मतलब ये होता है कि अंकित के पास 100 रुपये, तो सरकार ने अंकित के 2 झापट रखे और 100 रुपये लेके 10-10 रुपये सब में बांट दिए। ये होता है समाजवादी, समाज का भला। लेकिन अगर आप अमेरिका में आप हो पूंजीवादी, तो 100 रुपये बोले अंकित 100 से 1000 बनाओ, बिजनेस करो, नया नया पियानो लाओ। ये होता है पूंजीवाद, पूंजी को महत्व देना। समाजवाद मतलब समाज को महत्व देना है। तो भारत क्या है, इसीलिए तो मनरेगा चलाते हैं, मिड डे मील चलाते, 5 किलो अनाज देते। क्यों, क्योंकि हम क्या है, समाजवादी, समाजवाद। अगला पंथ निरपेक्ष, भारत में हर धर्म का सम्मान है। धार्मिक राज्य है ना, कट्टर राज्य होता है, और कट्टरपना किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है ना। और अगला होता है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। कट्टरपने का तो इतना मैं बताऊं आपको, आजकल क्या हुआ, मैच चला IPL, RCB जीत गई, उसमें क्या, हाँ RCB जीत गई। तो अब इतने मूर्ख लोग हैं कुछ लोग, या बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे गालियाँ लिख रहे, फलाना ढिमकाना, ये ने वो, लाल कुत्ते ने, ये ने। आप किसी से प्रेम करते हो या किसी को पसंद करते हो, अच्छी बात, लेकिन अगर दूसरे से नफरत करते हो, गलत बात है। आपका भी सम्मान है, आपका भी सम्मान है। हम हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं, मुझे RCB पसंद है, लेकिन ये नहीं होगा मैं किसी को गालियाँ दे दूंगा, बोले ये खराब। अरे भैया वो भी अच्छे, ये भी अच्छे, गालियाँ लिख रहे स्टेटस पे, कुछ भी स्टेटस डाल रहे, बोलो ये होगा ना, वो होगा ना, ये नहीं वो नहीं। लोगों में रेशनैलिटी नहीं है, वो गालियाँ देना, कुछ भी क्यों करना है ऐसा यार। तो थोड़ा सहनशीलता लाओ, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओ। जीत गए अच्छी बात है, हार गए तो भी बढ़िया बात है, पर यार आप गालियाँ दे रहे हो, ये सब बड़ा बुरा लगा मुझे। ये लोग ऐसा करते, और बहुत लोग करते ऐसा। इंस्टाग्राम पे देखेंगे आप, व्हाट्सएप पे देखेंगे तो गालियाँ लिख रखी है, गालियाँ। तो दूसरे लोग भी स्टेटस देखते हैं, उनको क्या लगता होगा। और एक चीज़ और, कल हमें क्या सीखने को मिली, जीवन में जब हमारे असफलता आती है ना, तो लगातार असफलता आती है। RCB नहीं जीती तो 2008 से लगाकर 24 तक एक भी बार नहीं जीती। मतलब कभी जीत ही नहीं सकती है। लोगों को क्या लगा खत्म पिक्चर, लेकिन जब जीती, लेकिन सर हाँ, तो 25 और 26 दोनों साल में जीत गई। दोनों साल में क्यों जीती, क्योंकि लगातार उन्होंने काम किया, किस पर, टीम पर। सेम हमारी तैयारी में ही, हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो बहुत बार नहीं लगेगी, जब लगेगी तो जैसे RCB के पास आया ट्रॉफी, ऐसे हमारे पास भी नौकरी आएगी, 2 नौकरी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आपको बस इतना पेशेंस रखना है, क्या धीरे धीरे हम चलें। कभी भी RCB मोरल डाउन नहीं हुआ, लोगों में कभी उत्साह कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उनमें जज्बा था कि आज नहीं तो कल हम कर ही लेंगे। सेम यही जज्बा आप में होना चाहिए कि बोले 18, आप तो सोचो हम तो 2-3 साल में हार मान ले, 18 साल तक लगातार कितना ट्रोल झेला, कितने लोगों को, लोगों ने जो ट्रोल करा वो कौन है, हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, समाज वाले। नौकरी नहीं लगी रही यार, है ना वो, लेकिन फिर बाद में लग गए तो बोले और वाह यार, जिनकी फेवरेट नहीं थी उनकी भी बन गई, और बोला कई टीम। ये क्यों हुआ, ने आप पे काम किया। तो हमें ये सीखना है कि लगातार मेहनत करते रहें, बाकी सब अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। अगर आप अपना काम करें तो हो जाता है। क्या बोल रहे थे आप, बताओ। हाँ, मैं तभी बोलूँ इतनी शांति क्यों थी। कहीं में जो चेन्नई जीत जाती तो फिर मतलब, अरे बेवकूफ लोग हैं, अरे वो मूर्खा मेरा नहीं। भाई ना मेरा आगे आके नाचता। हाँ। तो ये हो गया आपका संविधान की प्रकृति संप्रभु, या राज्य की प्रकृति समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब देश का जो औपचारिक होगा, देश का प्रमुख होगा वो चुना जाएगा।
अब लिखिए भारत का संविधान, हाँ, उद्घोषित करते कौन? प्रस्तावना क्या उद्घोषित? उद्घोषित मतलब घोषणा। प्रस्तावना उद्घोषित करती है कि ये क्या उद्घोषणा कर रही है? उद्घोषित करती हैं क्या कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949, क्या प्रस्तावना क्या बोल रही है कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। हम क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, बनाते हैं। अधिनियम मतलब बन जाना, और आत्मार्पित मतलब अपना रहे दिल से, है ना। तो प्रस्तावना क्या उद्घोषित करे? 26 नवंबर 1949। तो क्वेश्चन क्या आएगा पता है? भारतीय संविधान में को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। ये हो गया आपका प्रस्तावना का उद्देश्य। अब हम बता देंगे आपको कि हमने प्रस्तावना का उद्देश्य में क्या देखा, कि हमें क्या देना? न्याय। कितने प्रकार का? 7 नंबर में आए तो भी लिख देंगे, 10 नंबर में आए तो भी डिटेल में लिखेंगे आप। अब सामाजिक न्याय के समाज में किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को हम बराबर मौका देंगे, सभी का भला करेंगे। राजनीतिक न्याय, इसको समझाएंगे। आप कैसे समझाएंगे? आप में एटिकेट आने लगेंगे। जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, बहुत सारा नोट्स वगैरह पढ़ लोगे ना, आपको आइडिया आने लगेगा कि क्या लिखना है ना। अधिकांश 7 नंबर में आएगा, संविधान के उद्देश्य लिखना है, प्रस्तावना का उद्देश्य लिखना है। देखो प्रस्तावना में हमने न्याय देखा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता देखी, विचार, मत, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद समानता, पद व अवसर की समानता, मतलब सभी को बराबर मौका मिलेगा और अवसर भी सभी को बराबर मिले। बंधुता स्थापित करना, क्या होगा? राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, राष्ट्र की एकता बनाए रखना और अखंडता रखना। तो और गरिमा मतलब डिग्निटी, मतलब आप कोई गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी फोकटे हो गया वो, तो कोई अमीर है तो इसका मतलब ये थोड़ी महान हो गया वो। गरिमा मतलब हर व्यक्ति की वैल्यू है, कोई छोटा आ रहा है कोई बड़ा आ रहा है। कोई मान के चलो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, 95% बन के लाए, सर उसको वैल्यू दे रहे, बेचारा जो 50% वाला उसको वैल्यू नहीं दे रहे, तो उसकी भी तो गरिमा है कि वो भी पढ़ रहा है। रिस्पेक्ट है ना, या डिग्निटी बोले मेरी भी तो कुछ डिग्निटी है, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया ना, ये गरिमा। उसके बाद एकता मतलब हम एकता, इंटीग्रिटी से रहेंगे, मतलब टूटेंगे नहीं, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पे, है ना। और अखंडता मतलब भारत एक बना रहेगा, है ना, अखंड भारत। और भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन आएगा कि भारत को, भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के लोगों से। और संविधान की प्रकृति क्या है, या राज्य की प्रकृति क्या है, देश की प्रकृति क्या है? हम क्या है? संप्रभु है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? हम आज़ादी। उसके बाद हम समाजवादी हैं, और हम क्या है? पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है। और हम क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। और संविधान की प्रस्तावना संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब ये जो देख ले थोड़ा सा, और ये जो ऊपर वाला रिवाइज कर ले कि प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन होता है, और प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना कहाँ से आई? उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल जी नेहरू। कब रखा? 13 दिसंबर 1946। कहाँ रखा? ये रखा था आपको संविधान सभा के सामने, मेरे साथ बोलते रहना आपको, है ना। और 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? पास हो गई। कौन? प्रस्तावना, जो आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव पास और प्रस्तावना बनी। और के.एम. मुंशी, प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी, इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। देन आपके ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा? प्रस्तावना सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा व कुंजी है, और ये संविधान का आभूषण है। यहाँ पर क्या होता है? आप इवोल्यूशन कर सकते हैं, संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ ले, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े हम। दीर्घकालिक सपने हैं कि और आगे लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। ये लंबे समय चलेगा।
और वास्तव में भारत के जो संविधान निर्माता थे वो कितने विजनरी लोग रहे होंगे, और भारत के नेता, शुरुआती नेता कितने अच्छे रहे होंगे। नहीं तो पाकिस्तान बनाना, तो वो भी फिर पाकिस्तान में क्या डिक्टेटरशिप आ गई। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, ये वेस्टर्न देश है ना, जो अमेरिका इन्होंने मजाक उड़ाई थी, ये लोकतंत्र अभी खत्म हुआ इनके यहाँ, लेकिन भारत इतना बड़ा लोकतंत्र बना रहा अभी तक, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नेता लोग कैरेक्टरलेस नहीं थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर के थे पहले, मगर अब तो फोकटे लोग आ गए हैं। पहले तो बहुत अच्छे लोग थे, मतलब इतने अच्छे कि आप सब पढ़े लिखे, सब बाहर पढ़ के आए हैं, देश को बनाया उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी। अब हम लिखेंगे, देखो प्रस्तावना का, क्योंकि सर हमने सबने वो सिचुएशन देखी थी और हाँ। फिर वो उससे निकले थे ना, तो सबसे बड़ा काम। जो प्रस्तावना के स्रोत है ना, चलो लिखो आप, प्रस्तावना का काम क्या है, क्या लिखे, प्रस्तावना के स्रोत का परिचय, मतलब जो सोर्स है ना कि क्या काम है, लिखो आप प्रस्तावना के स्रोत का परिचय। प्रस्तावना के स्रोत, स्रोत मतलब सोर्स का परिचय दे, मतलब ये क्या क्या काम कराती है, क्या क्या इससे कर लेती है ना। तो लिखिए क्या क्या मतलब बताती है, इससे क्या सोर्स मिलता है। सोर्स मतलब प्रस्तावना को देख के क्या क्या चीजें निकाली जाती है, प्रस्तावना को कहाँ रेफरेंस में लिया जाता है ना। स्रोत मतलब ये हमने संविधान के स्रोत पढ़े, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने ब्रिटेन से ये लिया, भारत शासन अधिनियम से लिया। तो ऐसे प्रस्तावना को देखें क्या क्या चीजें करने में। तो नंबर 1 लिखिए, संविधान के स्वरूप को जानने में, कि संविधान का स्वरूप क्या है, कहाँ यूज करेंगे प्रस्तावना का, संविधान के स्वरूप को जानने में, या टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कार्यप्रणाली व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्था का परिचय, मतलब भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें व्यवस्था का परिचय देंगे हम। मतलब कार्यपालिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी, वो सारी चीजें जानेंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान के चले कोई ऐसी चीज जो नहीं लिखी है, तो प्रस्तावना में देखेंगे, उसका इंटेंशन समझेंगे। कौन समझेगा, कोर्ट, न्यायालय, हम नहीं समझते ना, नेता लोग समझते, न्यायालय समझेगा और इसको इंटरप्रेट करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा पता है, संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करेगा प्रस्तावना को देखकर, कि संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय देना, समानता देना, अवसर देना, ये सब संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि क्या इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है। और अगर संविधान में कहीं भी दिक्कत आ गई तो संविधान का अर्थ बताएंगे। संविधान में किसी शब्द का अर्थ की व्याख्या, किसी शब्द के अर्थ की व्याख्या। कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी व्याख्या करना मुश्किल हो रहा है, या डायलेमा आ गया, प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको क्या करेंगे आप देखेंगे, इसको रेफरेंस में लेंगे, फिर संविधान पढ़ेंगे कि बोले इसमें क्या लिख रखा है ना। अब देखो क्या लिख रखा है कि धर्म जाति व मूल वंश और लिंग के आधार पर, अरे यार इसको ऐसे कैसे समझाए, चलो इसका उदाहरण है। हाँ, मान के चले संविधान में एक जगह लिख रखा महिला पुरुष की साथ समानता रखेंगे, बोले ट्रांसजेंडर कहाँ गया, वो तो नहीं लिख रखा है। तो फिर हम प्रस्तावना में देखेंगे उस अर्थ को कि महिला पुरुष में ट्रांसजेंडर भी आता है, तो वो कहना क्या चाह रहा है, सब जेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगला लिखेंगे आप, सरकार के नीति निर्माण करने में सहायक होता है, मार्गदर्शक होता है ना। सरकार, हाँ, अर्थ की व्याख्या, अरे किसी चीज की मीनिंग जानना है तो वो लिख के रखा है। और सरकार के लिए क्या करेगा, ये मार्गदर्शक, सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। मार्गदर्शक मतलब गाइड, है ना, सरकार के लिए मार्गदर्शक, किसमें, पॉलिसी मेकिंग में, किसमें, नीति निर्माण में, नीति निर्माण में, है ना, पॉलिसी मेकिंग में मार्गदर्शक का कार्य करेगा। और न्यायपालिका के लिए भी काम करेगा। न्यायपालिका अगर न्याय नहीं दे रही तो न्यायपालिका के निर्णय में सहायक होता है कौन, प्रस्तावना, न्यायपालिका के निर्णय में सहायक। न्यायपालिका के निर्णय में मतलब
कोर्ट ने मान के चलो कोई फैसला नहीं दिया, तो अब न्यायपालिका देखिए प्रस्ताव में लिख रखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना है, तो देने की कोशिश करेगा। और अगला लिखिए आप, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, अगर किसी व्यक्ति की गरिमा नहीं है तो फिर प्रस्तावना का रेफरेंस देंगे हम और केस लगाएंगे, कुछ करेंगे, तो व्यक्तित्व के विकास में सहायक, व्यक्तित्व के कौन, प्रस्तावना में सहायक। अगर व्यक्ति के विकास करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे और वहां का सोच देंगे, क्या बोले देखो यार यहाँ लिख रखा है ये तो कराओ। और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने जैसी बातें कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे देख प्रस्तावना में लिख रखा है राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने का प्रयास, बनाए रखेंगे। ये हो गया आपके प्रस्तावना को क्या सोर्स है, मतलब स्रोत का मतलब समझ, ये पॉइंट समझ गए आप, नहीं समझे। इस प्रस्तावना को देखकर क्या क्या काम होंगे, है ना, इसमें जो लिख रखा हो क्या क्या होगा। तो पहले तो हम राज्य का स्वरूप और कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, फिर हम संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे, फिर हम करेंगे अगर संविधान के क्या उद्देश्य है क्या नहीं है वो सब प्रस्तावना को देखकर, संविधान में किसी भी अर्थ शब्द की दिक्कत आ रही तो उसका व्याख्या करेंगे, और सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी, नीति निर्माण, और न्यायपालिका के निर्णय में सहायक होगी। उसके बाद क्या होगी, व्यक्तित्व विकास में सहायक होगी, और लास्ट में होगा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना। अब लिखेंगे आप, हाँ जी, व्यक्तित्व के विकास, निवास नहीं विकास। अब लिखे उद्देश्य क्या है प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, जो शब्द लिखे, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, तो प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, पानी लग गई तो उन्होंने ठेका ले रखा है क्या, लिख लिया, ये बंद कर दो थोड़ी देर, आना समझाएंगे उनको, है ना, ठीक। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, प्रस्तावना के प्रमुख शब्द क्या है, तो देखो हमने लिखा है ना हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का क्या मतलब होता है, क्या होता है हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, देखो भारत के सभी लोग, तो हम भारत के लोग लिखेंगे आप, देखो इसको समझ लो, लिखना नहीं है आपको, है ना। हम भारत के लोग का मतलब होता है कि पूरे संविधान को, शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता, बस, है ना। वो जो नोट दे रखे ना उसमें वो लिख रखा है, उसको आप पढ़ लेंगे, बाकी इसका मतलब यही है कि क्या लिख रखा है कि संपूर्ण भारत राज्य मूल आधार कौन है, राज्य व्यवस्था का मूल आधार है, भारतीय पॉलिटी का आधार कौन है, भारत के लोग। इन शब्दों का महत्व अर्थ क्या है कि संपूर्ण इतिहास में पहली बार भारत के लोग इस स्थिति में आए। देखो उससे पहले क्या था, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, इतिहास में मतलब 1947 से पहले, संविधान नहीं बना तब से पहले लोगों के पास अधिकार नहीं थे, हर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था, हर व्यक्ति के पास अधिकार नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया, इतिहास में पहली बार शक्ति का स्रोत कौन है, जनता, है ना। क्योंकि जनता को तय करने का अधिकार सरकार 5 साल में, हर 5 साल में तय करती है कौन पसंद आ रहा है कौन पसंद नहीं आ रहा है, ये चीजें। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग अपने भाग्य का निर्माण खुद करेंगे कि हमें कौन किसको प्रधान, जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, फिर मोदी जी को बनाया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थी, फिर मोहन यादव को बनाया, कमलनाथ जी को बनाया, उमा भारती थे। तो लोग अलग अलग चेंज करते रहते ना, कि एक ही रहता है, चेंज होती रहती है ना। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, अब बीजेपी बन गई। तो लोग अपने निर्णय खुद ले पा रहे, इससे पहले इतिहास में कभी भी नहीं ले पाते थे। पहले राजा रजवाड़े थे, तो राजा लोग क्या करते थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज अपने हिसाब से चलाते थे, मुगल आए तो मुगल अपने हिसाब से, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1947 के बाद लोगों के पास अधिकार है कि कोई भी डिसीजन वो लेंगे। तो हम भारत के लोग से क्या मतलब हुआ कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। कोई भी पहली बार भारत के लोग खुद के भाग्य निर्माता है, खुद के भाग्य निर्माता है कि खुद का भाग्य कौन लिखेंगे, ये खुद ही लिखेंगे, है ना। और इतिहास में पहली बार हुआ है,
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है क्या कि खुद का भाग्य खुद लिखेंगे? इतिहास में पहली बार हुआ ये। और क्या होता है? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समझने लायक यही था, ठीक, कि अपना निर्णय खुद लेंगे। और देखो कुछ और, अगला है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया और सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे। अपने निर्णय मतलब देखो, पहले 1939 में क्या हुआ? विश्व युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को भेज दिया ना, बिना भारतीयों से पूछे। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। भारत सरकार चाहेगी या भारत आजाद है अपने निर्णय लेने के लिए, तो लिखेंगे आप, इस शब्द का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले, अपने आंतरिक लिखना है ये, वह बाह्य मामले का निर्णय खुद लेगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उसका डिसीजन इंडिया खुद लेगा, इंडियन गवर्नमेंट खुद लेगी ना। और हाँ, किसी का भी कोई दबाव नहीं है। बोले अमेरिकन बोल रहे ये करो वो करो, अभी क्या बोल दिया अमेरिकन, बोले रूस से तेल मत खरीदो, फिर भी भारत ने खरीदा। क्योंकि भारत क्या है? संप्रभु था, है ना। आगे बात समझ में? संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे, ठीक। अच्छा, एक संघ है उसका नाम है राष्ट्रमंडल संघ। क्या है? आपने सुना होगा राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल होते। राष्ट्रमंडल संघ बना था 1949, प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल संघ कब बना? 1949, है ना। हाँ, राष्ट्रमंडल का मतलब होता है ऐसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, उन सभी देशों को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। वो चाहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे। तो भारत इसका हिस्सा है, भारत इसमें है। तो बोले हैं इसका हिस्सा हो गया, फिर भारत की संप्रभुता खत्म हो गई? नहीं हुई। भारत ने अपनी इच्छा से लिया है कि चलो अंग्रेजों को इतना सम्मान दे दो, है ना। तो भारत की इससे संप्रभुता को खतरा नहीं आता है। इसकी संप्रभुता का खतरा क्या होता है? नहीं है, है ना। राष्ट्रमंडल संघ में शामिल होने से भारत की संप्रभुता को खतरा नहीं है। सर, इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? ये कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, और कुछ भी नहीं बोलते। आपने क्या लिख रखा है? बस। अगला है समाजवादी। अगला शब्द क्या लिख रखा है? समाजवादी। क्या होता है इसका मतलब? सोशलिस्ट। समाज का भला सोचना। हम क्या, और अभी कौसा कहीं कह देगा यार, हम क्या सोचते हैं? दूसरे का सोचते हैं, हमेशा समाज का सोचते हैं। और बोलो शादी कर लेंगे, ये फलाना ढिमका नहीं। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है? खुद का सोचते हैं, हम अपना देखेंगे दूसरे का नहीं। लेकिन भारत में हम दूसरे का देखेंगे, अपना नहीं, ठीक। ऐसा ही होता है ना, कि दूसरों को बोले वो क्या बोल देंगे, अरे वो क्या बोल देंगे, खुद क्या करोगे, अपने आप को क्या जवाब दोगे? लेकिन नहीं, वो क्या बोल देंगे। अब वो कौन है? वो मिलते ही नहीं मुझे आज तक, मैंने बहुत ढूंढा उनको कि वो कौन, क्या कहेंगे। क्यों बोले अरे वो तो ये बोल देंगे, अरे वो क्या यार, मैं बहुत मन करता है मेरा वो को कुछ बोलने का। देखो, मूल रूप से समाजवादी शब्द हमारे संविधान में नहीं था। हमने 42वें संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े ना, समाजवादी, अखंडता और पदनिरपेक्षता और अखंडता। तो लिखेंगे आप इस शब्द को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा। प्रस्तावना में कितनी बार बदलाव हो चुके हैं? एकमात्र बार। कब हुआ? 42nd अमेंडमेंट 1946। उसके 1976, 46 नहीं 76, 1976। हाँ, लिखेंगे आप। तो समाजवादी का मतलब होता है देश में, अच्छा, भारत में अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला बन गया, जिसने बहुत बड़ी दुकान खोल ली, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया और बहुत बड़ा नाम है उसका, खूब पैसे, उसके पास लंबरगिनी कार है, रोल्स रॉय है, और एक के पास एमपी पुलिस की नौकरी है, किसकी इज्जत है? नौकरी वाले की। नौकरी वाले की इज्जत रहती है भारत में। जा रहा हो नौकरी करो, इसीलिए नौकरी की तैयारी इतनी करते। तो हम फिर वही बात, गांव में नौकरी वाले की कि बोले हो गाना बजाता रहे, कदे कहीं कौन
वो मत मान। आप कितने बड़े एटीट्यूड वाले, बोले क्या काम करता है, बोले मैं कवि हूँ। बोले ये काम क्या करता है, वो तो यूं टाइम पास है वो तो। बोले सिंगिंग टाइम पास है, करता क्या है। सर हाँ। मान लो 1000 अरिजीत सिंह खड़ा है, अरे यार फोकट बात मत बोला करो। अरिजीत सिंह खड़ा, उससे तो सामान्य बात हो रही है। यूं तो मोदी जी खड़े, फिर मोदी जी, फिर प्रधानमंत्री की वैल्यू है क्या। सामान्य बात देखें, सामान्य, वो अपवाद को नहीं देखना हमें। अरिजीत सिंह खड़ा है, अरिजीत सिंह के सामने तो सब छोटे हैं। वो बात नहीं हो रही है। बात भारत के 140 करोड़ की हो रही है, 4 लोगों की नहीं हो रही है। बात अपनी हो रही है। अपनी लोग हो रहे हैं, वो गरीब लोगों की बात हो रही है, अमीरों की नहीं। तो अपनी तुलना करो, आप वो अरिजीत सिंह से मत करो सीधा। संविधान का मतलब ही पता लगा वाला क्या होगा। तो देखो, समाजवादी का मतलब इतना सा होता है कि समाज सेंट्रिक सोचते हैं हम, ना कि व्यक्ति सेंट्रिक। इसको बोला जाता है, देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिज्म, और एक होता है सोशलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद, और इसका मतलब होता है समाजवाद। अच्छा, व्यक्तिवाद का मतलब होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, अपना सोचना, सेल्फ सेंट्रिक सोचना और पैसे के बारे में सोचना। और समाजवाद मतलब समाज का सोचना। जैसे हमारे यहाँ पर सब क्या करते हैं, समाज का सोचते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर जाएंगे आप तो व्यक्ति खुद का सोचेगा। यहाँ पर देखो, भारत में क्या होता है, भारत में 18 साल तक तो बच्चा छोटा रहता है, तो उसको स्कूलिंग कराएंगे माँ बाप, फिर ग्रेजुएशन कराएंगे, फिर कंपटीशन की तैयारी कराएंगे 30 साल तक, फिर कुछ नहीं करेगा तो शादी कराएंगे, फिर उसके बाद नाकाम धंधे नहीं करेगा दुकान खुलवाएंगे, मम्मी पापा करेंगे, क्योंकि समाजवाद है, क्योंकि बाद में मम्मी पापा को संभालेगा वो बच्चा। अमेरिका में बच्चा 10 साल का दे लटकिन भगा दिया उसको, बोले जा, पैसे दे दिए थोड़े सरकार ने, थोड़े माँ बाप ने, बोले काम कर कुछ भी। अच्छा, तो वो बच्चा भी माँ बाप को फिर भगा देगा बूढ़े में, बोले जाओ आप। तो दोनों बराबर है। तो भारत में माँ बाप क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बाद में सिक्योरिटी मिलती है, सोशल। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन अमेरिका में पैसे को महत्व दिया जाता है, भारत में समाज को महत्व दिया जाता है। तो भारत क्या है, समाजवादी, सोशलिस्ट है ना। सोशलिस्ट को का मतलब होता है पूंजी को वैल्यू, व्यक्ति, वो पूंजीवाद का मतलब पूंजी को वैल्यू देना। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाज को वैल्यू देना। तो लिखेंगे आप, हाँ लिखो। अच्छा, और अमेरिका में ना सरकार का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है नौकरियों में, या मतलब किसी भी चीज में। इस शब्द को 42वें सेंचुरी 1976 में जोड़ा गया। समाजवाद का मैंने बोला ना, अंकित के पास 100 रुपए तो 10-10 रुपए गरीबों को बांट दी। ऐसे ही क्या करेगी सरकार, केशवानंद भारती की जमीन छीन ली 1000 बीघा और स्कूल बना दिया, फलाना कर दिया। तो लोगों की संपत्ति सरकार ले सकती, बड़ी बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपने बड़ी कंपनी बना ली, सरकार ने बोला सरकार की हो गई है ना। तो लिखिए आप, सर ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण ऐसे क्या फायदा होता है। सरकारी बैंक हो जाती हो। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है 100 रुपए की चीज है आपकी, तो है ना, ये तो आपकी। आप दुनिया में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उस 100 रुपए में एक व्यक्ति का रहेगा 51 रुपया, बाकी किसी का 2 रुपये, किसी के 4 रुपये, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 10 शेयर होते हैं, है ना। तो ये 51 रुपये जिसके ना, वो इसका मालिक है। बाकी ये सब थोड़े थोड़े शेयर धारक है, शेयर होल्डर है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका है। 100 रुपये में 2% इसका है, 4 इसका है, 8%, 10%, ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, किसी की कंपनी बहुत बड़ी हो गई, रिलायंस, सरकार ने बोला कि कल से क्या होगी, रिलायंस भारत सरकार की हो जाए। तो 51% शेयर किसके, 51% पैसा किसका हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट। बाकी जितना पैसा है वो सब अलग अलग लोगों को रहेगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये। तब सारी गतिविधियां कंट्रोल कौन करेगी, सरकार। BSNL रिचार्ज के बहुत कम लगते हैं, 150 रुपये लगते हैं, जियो में 300 लगते हैं। तो फिर बाद में क्या हो, सरकार कंट्रोल करने लगती है ना। और सरकार कंट्रोल करती है मतलब सरकार क्या करेगी, सरकार तो लोगों को वोट लेना है, पैसा बढ़ा देगी। तो ट्रेन की टिकट कितनी है इंदौर जाने की, 30 रुपये डेमो में। बस में जाओ आप 250 रुपये। तो बस प्राइवेट है और ट्रेन सरकारी। यही फर्क है सरकारी और प्राइवेट में। आ गई बात समझ में। हाँ, तो क्या करेंगे, देखो समाजवाद का मतलब आपके पास जितनी भी संपत्ति है ना, सरकार के पास उसका कंट्रोल रहता है ना। ज्यादा संपत्ति को सरकार कंट्रोल रख लेगी और समाज का भला करेगी उन पैसों के माध्यम से ना। ये होता है समाजवाद। समाजवाद में आर्थिक गतिविधियों पर निर्माण मतलब नियंत्रण किसका रहता है, गवर्नमेंट का, और वही कंट्रोल करती है। जैसे अभी 5 किलो अनाज देती है, मिड डे मील देती है, ये करती है। अंबानी के वैसे काम करते हैं सर? नहीं, अभी नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी बड़ी बैंकें थी उनको ले लिया था।
1980 में 6 बैंक ले लिए, 1969 में 14 बैंक ले ली थी। वो बैंक प्राइवेट ही थी, उनको सरकारी कर लिया। मालिक क्या कर सकते मालिक के पास हिस्सा रहे, क्या करे, कुछ नहीं करे, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका क्या, समाजवाद। समाजवाद का मतलब समाज को वैल्यू देना बजाय कि एक व्यक्ति को। और ये किसके खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है। इंडिविजुअल पूंजीवाद एक होता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब कैपिटल को वैल्यू देना। देखो, इलोन मस्क अमेरिका में पैदा हो सकता है, भारत में कोई नौकरी पैदा हो, क्योंकि भारत में नौकरी को वैल्यू दी जाती है। देखना आप, क्या कभी आप भारत में इलोन मस्क बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। आप बोल रहे थे कि मैं बिजनेस करूंगा, घर वाले 4 लट रखेंगे, पहले नौकरी लगा ले, उसके बाद बिजनेस करना, और नौकरी लगने के बाद आपका जीवन ही खत्म हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां कहां से लाओगे जो अमेरिका में? भारत के स्कूल में वो रटा रहे, इतिहास पढ़ा रहे, कभी ये नहीं पढ़ा रहे क्या कि बोले बिजनेस कैसे करते। उद्यमिता अब कॉलेज में आती है फर्स्ट सेकेंड ईयर में, थोड़ा सा वो भी बच्चे डायरेक्ट पास हो जाते। तो फिर क्या है? नहीं देखिए, नौकरी आप बोल दो, देखिए मैं नौकरी, किसी की नौकरी लग गई, वो बोल सकता है घर पे मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा। घर वाले 4 लट रख दे, मार डाले आपको। हाँ भाई, क्या बोले, जो है में खुश रहो, नहीं दिक्कत भेजे। ये है तो पैसों को वैल्यू नहीं दी जाती। किसको वैल्यू? समाज को। बोले अभी 2 लोग कहीं कहेगा 2 लोग कौन है, पता ही नहीं कौन है वो। अब देखो आप, पंथ निरपेक्ष, अगला शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष, है ना। ये देखेंगे, ठीक, ये आ गया ना समझ में। हम भारत के लोग संप्रभुता हो समाज। अगला है ना पंथ निरपेक्ष। अगला क्या है? पंथ निरपेक्ष को क्या बोला जाता है? सेक्युलर। क्या वर्ड है पंथ निरपेक्ष का? सेक्युलर। पंथ निरपेक्ष को क्या किया जाता था? सेक्युलर। देखिए पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या है? इसके लिए एक और वर्ड चलता है धर्मनिरपेक्ष, और इसके लिए इंग्लिश में चलता है सेक्युलर। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? अच्छा, यह भी मूल संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1974 में जोड़ा। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब इतना होता है कि राज्य का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा। मतलब देश की सरकार किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, बल्कि सभी धर्मों को बराबर बराबर सम्मान देगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब इतना सा होता है। बाकी पढ़ने में तो बहुत पढ़ो, आप क्या पढ़ो बताएंगे आपको कि क्या करता है। भारत के राष्ट्र के रूप में किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता। इससे क्या करेगा? वो सभी धर्मों को आदर देगा, और सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत विश्वास, हमें 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना, कि किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने का अधिकार है ना। सुबह 4 बजे लोटा जल चढ़ाने जाओ, आप नमाज पढ़ने जाओ, दोपहर में 1 बजे, कुछ भी करो, है ना। आपका मन पड़े वो करो, आपको आज़ादी दी गई है, ठीक। और अगला क्या है आपका? बस ये पंथ निरपेक्षता के बारे में 25 से 28 में लिखा गया है, इतना ही समझना है। बाकी और क्या है? गणराज्य, वेरी वेरी मोस्ट IMP। क्या है? गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र या गणराज्य, इसको बोला जाता है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया। इंडिया क्या कह रहा है? पासपोर्ट पे क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब देश का निर्वाचित व्यक्ति, जो देश का हेड ऑफ द स्टेट है, देश का प्रमुख, वो क्या होगा? निर्वाचन द्वारा आएगा। भारत के गणराज्य के प्रमुख कौन है? भारतीय गणराज्य के भारत के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वंश के आधार पर आते, जाति के आधार पर आते, कि चुनाव से आते? 5-5 साल में चुनाव होते। तो गणराज्य का मतलब देश का प्रमुख क्या होगा? चुनाव से आएगा, है ना। बस इतना सा आएगा। गणराज्य में लोकतंत्र में क्या रहता है? लोकतंत्र में देश का प्रमुख हायरार्किकल भी आ सकता है। राजा भी। ब्रिटेन का देश का प्रमुख कौन है? राजा रानी है। वहां पर लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन देश का प्रमुख राजा होता है, वो वंश के अनुसार आता है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ब्रिटेन डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गणतंत्र भी और लोकतंत्र भी। अमेरिका भी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। जापान रिपब्लिक नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं। गणतंत्र और लोकतंत्र में इतना फर्क है कि लोकतंत्र में होता तो लोगों का शासन है, लेकिन देश का जो प्रमुख होता है वो नाम मात्र का ही रहता है, वो लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, और गणतंत्र में चुना जाता है। बस इतना सा फर्क है।
अच्छा, भारत में गणतंत्र का प्रमुख कौन है? देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इनका क्या होता है? चुनाव होता है 5-5 साल में। जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन का प्रमुख कौन है? राजा। ये क्या होता है? वंशानुगत। क्या हो गया है? राष्ट्रपति को 5 होता है। 5-5 साल। ठीक, ये हो गया गणतंत्र। अगला है आपका लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। डेमोक्रेटिक, क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक। यही बात है कि हम भारत के लोग नहीं, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है ना, लोकतंत्र है ना, यही होता है। हाँ ठीक, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये ठीक। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। ये हो गया आपका लोकतंत्र, है ना। तो लोकतंत्र में क्या होता है? हमें हर 5 साल में अपना नेता चुनने का अधिकार रहता है, हम अपने भविष्य का निर्धारण खुद कर सकते हैं, ये सारी चीजें ठीक। अब जो और शब्द बचे इसको हम देखेंगे कल। ये अब्राहम लिंकन ने, है ना, ये कर दो बंद। होमवर्क